नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ के त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं, तो देखिए त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं तो हमें सबसे पहले भुजा की लंबाई निकालना होगा। अब देखिए हम भुजा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 22 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 2, 22 दूनी 44, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 22 से जाएगा 1 बार में, यानी ये चला जाएगा 21 बार में। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, इस 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने, यहाँ से हमारा 7 चला जाएगा, यहाँ से हम r इक्वल टू लिख सकते हैं, हम यहाँ से r इक्वल टू लिख सकते हैं 7 गुने √3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से रेडियस क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया 7 गुने √3 सेंटीमीटर। अब देखिए अंतर्वृत्त के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। अंतर्वृत्त के रेडियस का फॉर्मूला होता है, अंतर्वृत्त के रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2 गुने √3, और यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ गया 7 गुने √3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई यानी a इक्वल टू हम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 14 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा भुजा की लंबाई क्या निकल गया, 42 सेंटीमीटर निकल गया। और हमसे पूछ रहे हैं परिमाप पूछ रहे हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने भुजा, यहाँ से परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुने 42 सेंटीमीटर, 42 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल गया 126 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसके विखंड की लंबाई 6√5 मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, आयत का परिमाप पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं आयत का परिमाप, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो देखिए हमने मान लिया कि आयत की चौड़ाई x मीटर है, आयत की चौड़ाई x मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। और हमें क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई क्या दिया, हमें क्वेश्चन में विकर्ण की हमें लंबाई क्या दिया, विकर्ण की हमें लंबाई दिया हुआ है 6√5 मीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं परिमाप। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। अब देखिए आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई क्या दिया 6√5 मीटर, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B²। अब देखिए अगर हम इस साइड से रूट हटाएंगे तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। अब देखिए हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 गुने 5 इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L² + B²। अब देखिए L की जगह हम पुट करेंगे 2x और B की जगह पुट करेंगे x, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 36 गुने 5 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4x² + x²।
हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 36 गुने 5 इक्वल टू 5x²। यहाँ से 5 से हमारा 5 कट जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, यानी चौड़ाई क्या होगी 6 मीटर, लंबाई क्या होगी 12 मीटर, लंबाई क्या होगी 12 मीटर। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो हमसे पूछ रहे हैं परिमाप। तो देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई क्या है 12 मीटर, चौड़ाई क्या है 6 मीटर, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 18 मीटर, 18 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 36 मीटर। यानी यहाँ से परिमाप क्या निकल गया, 36 मीटर निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल गया, 36 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, घनाभ की चौड़ाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, घनाभ की चौड़ाई पूछ रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL, और हमें क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस दो से अगर हम इसे काटेंगे इस 236 को, तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 118 बार में। अब देखिए हम यहाँ L और H यानी लंबाई और ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से इस इक्वेशन से B यानी चौड़ाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई क्या दिया 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 8B प्लस ऊंचाई हमें क्या दिया 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 6B। अब देखिए ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो 6 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 118। अब देखिए इस 48 को अगर हम इस साइड लेके आ जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14B इक्वल टू 118 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए 14 से 70 को काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा B इक्वल टू क्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 शंकुओं के आधारों के व्यास समान हैं, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL। अब देखिए जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा कांस्टेंट रहेगा वो हमारा कट जाएगा, यानी पाई क्या है कांस्टेंट है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें केवल क्या चीज़ से मतलब रहेगा, हमें मतलब रहेगा R इंटू L से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधारों के व्यास समान हैं। अब देखिए व्यास समान है, व्यास समान है यानी उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो होगा 1:1। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई का रेशियो दिया। अब देखिए अगर हमें व्यास का रेशियो पता है तो हम यहाँ से रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं। रेडियस का रेशियो क्या होगा, जो हमारा व्यास का रेशियो होगा वही हमारा रेडियस का रेशियो होगा, यानी रेडियस का रेशियो भी 1:1 होगा। और हमें क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई का रेशियो क्या दिया 3:4 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे तो हमें केवल क्या चीज़ से मतलब रहेगा, R इंटू L से। तो देखिए हम यहाँ R में L से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो निकल के आ गया 3:4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 10 है।
आने वाली संख्याओं का योग कितना है 10 है। तो देखिए पहले बार फेंका जाएगा तो उस पर अगर 4 आएगा तो योग 10 के लिए दूसरे पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब देखिए पहले पे अगर 5 आएगा तो योग 10 के लिए दूसरे पे भी 5 आना चाहिए। अब देखिए पहले पे अगर 6 आएगा तो योग 10 के लिए दूसरे पे 4 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमारा कुल संभव परिणाम क्या निकल के आ गया, योग 10 के लिए कुल संभव परिणाम हमारा निकल के आ गया 3, और हमसे पूछ के रहा संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 1, यानी कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। तो ये संभव हमारा कितना है 1 बार है। अब देखिए यहाँ से हम प्रायिकता निकाल सकते हैं, हमसे पूछ क्या रहे प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देते हैं तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाता है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1/3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। हमसे पूछ के रहे वृद्धि से पहले का वेतन पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए वृद्धि से पहले का वेतन पूछ रहा है और वेतन में कितने का वृद्धि किया जा रहा है, 30% का वृद्धि किया जा रहा है। तो देखिए हम इस 30% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। यानी पहले वेतन अगर 10 यूनिट होगा, पहले वेतन अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 3 का वृद्धि किया जाएगा तो वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए पहले वेतन अगर 10 यूनिट है तो वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है 13 यूनिट हो जा रहा है, और वृद्धि के बाद का वेतन कितना दिया हुआ है 910 रुपया। यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 910 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 70 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से वृद्धि से पहले का वेतन निकाल सकते हैं। वृद्धि के पहले वेतन कितना था 10 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 70 रुपया है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया 700 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। हमसे पूछ कर बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो देखिए हम यहाँ से उसके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि उसका इनकम 1000 है, हमने मान लिया कि उसका इनकम 1000 है। अब देखिए इनकम 1000 है और हमें क्वेश्चन में दिया कि वेतन का 80% खर्च करता है। तो देखिए इसका 80% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब देखिए 1000 इनकम है जिसमें से 800 खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना रहा होगा, बचा रहा होगा 200। बचा कितना रहा होगा 200 बचा रहा होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। तो देखिए 1000 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250, यानी 250 की वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250। ये कितना हो जाएगा 1250। और हमें क्वेश्चन में दिया कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो देखिए अगर 800 पर 15% का वृद्धि होगा तो 800 का 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120। 120 की वृद्धि होने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 920। अब देखिए हमें इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो हम यहाँ से सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। तो देखिए 1250 में से 920 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 330। ये हमारा कितना हो जाएगा 330। अब देखिए पहले जो है उसका बचत अगर 200 था तो अब बचत कितना है 330, यानी बचत में कितने का वृद्धि हो गया, बचत में वृद्धि हो गया 130 का। कितने पर, 200 पर गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा बचत में प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 2 से हम इसे काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 65 बार में, यानी यहाँ से बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या निकल के आ गया 65%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 65% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हमसे पूछ के रहे वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहे हैं।
अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे पूछ कर लागत मूल्य पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 6% हानि और 7% लाभ के बीच का अंतर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ अगर हम अंतर प्रतिशत में निकालेंगे, यहाँ अंतर अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 13%। अंतर कितना हो जाएगा 13%, और हमें क्वेश्चन में अंतर क्या दिया 104 रुपया, यानी इस 13% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 104 रुपया दिया और हमसे पूछ के लागत मूल्य। तो देखिए किसी भी चीज़ का लागत मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब देखिए हमें 13% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 13 से काटेंगे तो ये 13 से जाएगा 8 बार में। 1% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 रुपये निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, यानी वस्तु का लागत मूल्य क्या निकल के आ गया 800 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1 रुपये में 32 रबर बैंड बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 32 रबर बैंड का हमें एसपी दिया हुआ है 1 रुपया, और इस एसपी पर उसे 40% का नुकसान हो रहा है। अब देखिए 32 रबर बैंड का हमें एसपी दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 रबर बैंड का एसपी निकाल सकते हैं। 1 रबर बैंड का एसपी क्या हो जाएगा 1/32 रुपये, 1/32 रुपये। अब देखिए इस एसपी पर उसे 40% का नुकसान हो रहा है, यानी उसे लागत का कितना प्राप्त हो रहा होगा 60%। अब देखिए यहाँ से 60% का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 60% का वैल्यू पता चल गया 1/32 रुपये। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब देखिए उसे 20% लाभ चाहिए, यानी उसे लागत का कितना प्राप्त करना होगा 120%। अब देखिए हमें 60% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 120% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 60 को अगर हमें 120 बनाना है तो हमें 2 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 2 से गुना करें तो हम इस साइड भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 1/32 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/16 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि उसे अगर 20% का लाभ चाहिए, उसे 20% का लाभ चाहिए तो उसे जो है 1 रुपया में 16 रबर बैंड बेचने होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपया है, 10% की छूट पर खरीदी गई, 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु कितनी पर बेची जानी चाहिए। हमसे पूछ के रहे वस्तु का एसपी पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एमपी कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एमपी कितना दिया हुआ है, हमें एमपी दिया हुआ है 100 रुपया, हमें एमपी कितना दिया 100 रुपया, और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 10%, डिस्काउंट कितना दिया 10%। तो हम यहाँ से एमपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपया। 10 रुपया हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 रुपया। अब देखिए उसे 25% लाभ चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए 25% लाभ, उसे चाहिए 25% लाभ। तो देखिए 25% लाभ चाहिए यानी उसे सीपी का 125% चाहिए। तो देखिए 90 का अगर हम 125% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 112.5 रुपया। यहाँ से हमारा एसपी कितना निकल के आ गया, यहाँ से हमारा एसपी निकल के आ गया 112.5 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 112.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।